Today we are going to study chapter 1. Its name is The Advent and Expansion of British Power in India. कैसे ब्रिटिश एम्पायर इंडिया में आया, कैसे ब्रिटिशर्स आए, एडवेंट मतलब आना, और उन्होंने कैसे अपना एम्पायर एक्सपेंड किया, ये सब हम इस चैप्टर में रीड करेंगे. दिस इज द पार्ट 1 of this chapter, part 2 of this chapter. Part 1 is in another video. Okay. British conquest of Bengal. So here are our topics which we will cover. First topic is British conquest of Bengal. बंगाल को ब्रिटिशर्स ने कैसे कॉन्क्योर किया, कैसे पूरा बंगाल ब्रिटिशर्स ने एनेक्स कर लिया. इसके लिए 2 बैटल्स भी हुए थे. बैटल ऑफ प्लाजी विच वाज फॉट इन 1757 एंड बैटल ऑफ बक्सर विच वाज फॉट इन 1764. एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिशर्स ने कैसे अपना एम्पायर एक्सपेंड किया, इसके लिए भी 2 वॉर्स हुए थे. एंग्लो मैसूर वॉर्स एंड एंग्लो मराठा वॉर्स. इंपोर्टेंट थर्ड टॉपिक इज इंपोर्टेंट ब्रिटिश ऑफिशियल्स. ब्रिटिशर्स के कुछ इंपोर्टेंट ऑफिशियल्स की ब्रीफ में हम पढ़ेंगे. लॉर्ड वेलेस्ले, लॉर्ड हास्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी. कॉज ऑफ ब्रिटिश सक्सेस. ब्रिटिशर्स कैसे सक्सीड हुए पूरे इंडिया अनेक्स करने में, पूरा इंडिया पे रूल करने में, वो लोग कैसे सक्सेसफुल हुए, इसका कॉज लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा. सो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट टॉपिक इज ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल. सो अलीवर्दी खान was the Nawab of Bengal in 1740 में. अलीवर्दी खान कौन थे? नवाब थे बंगाल के. तो यहां से शुरू होता है. एबल एंड डिप्लोमेटिक, ही वॉज एन एबल, वो काबिल थे, डिप्लोमेटिक चतुर थे, रूलर, सब कैसे करना है उनको आता था. डिसलाइक्ड ब्रिटिश एक्टिविटीज़, उनको ब्रिटिशर्स की जो एक्टिविटीज़ रहती थी, लूटवार की पॉलिसी और ज़्यादा प्रॉफिट कमाना, इंडियंस को नुकसान पहुंचा के भी, तो ये सब एक्टिविटीज़ ब्रिटिशर्स की इनको पसंद नहीं थी अलीवर्दी खान को. अगेंस्ट कलकत्ता बिसीजिंग बाय ब्रिटिशर्स, जो कलकत्ता, पता है ब्रिटिशर्स ने कलकत्ता को बिसीज, कलकत्ता को अनेक्स कर लिया था, उसको बिसीज कर लिया था. तो इसके अगेंस्ट थे अलीवर्दी खान. died in 1756. अलीवर्दी खान died in 1756. 1756 में उनकी डेथ हो गई. सिराजुद्दौला, अलीवर्दी खान के बाद बने नवाब नेक्स्ट सिराजुद्दौला. ये भी सेम अलीवर्दी खान जैसे ही थे, इनको भी ब्रिटिशर्स की एक्टिविटीज पसंद नहीं थी, ये भी अगेंस्ट थे कलकत्ता बिसीजिंग बाय ब्रिटिशर्स. ऑन जून 4 1756 कैप्चर्ड काजिम बाजार फैक्ट्री. जून 4 1756 को सिराजुद्दौला ने काजिम बाजार फैक्ट्री को कैप्चर कर लिया. ये काजिम बाजार फैक्ट्री ब्रिटिशर्स की थी, इन्होंने जून 4 1756 को इस पे कब्जा कर लिया, कैप्चर कर लिया इसको. ऑन 22 जून 1756 नवाब टुक कंट्रोल ऑफ कलकत्ता. 22 जून को इन्होंने कलकत्ता पे कंट्रोल कर लिया. कलकत्ता जो भी ब्रिटिशर्स ने अलीवर्दी खान के टाइम पे बिसीज किया था, उस पे इन्होंने फिर से कंट्रोल कर लिया सिराजुद्दौला ने. तो ये दो चीज़ें काजिम बाजार फैक्ट्री का कैप्चर और जो कलकत्ता इन्होंने कंट्रोल किया था सिराजुद्दौला, ये दोनों चीज़ें ब्रिटिशर्स के खिलाफ थी, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थी. तो जब इन्होंने कलकत्ता कैप्चर किया, तो जो ड्रेक थे उस टाइम पे, गवर्नर थे ड्रेक, वहाँ गवर्नर नहीं थे ड्रेक कलकत्ता को हेड करते थे उस टाइम पे. तो वो वहाँ से भाग गए या कुछ भी हो गया, वहाँ से लेफ्ट हो गए, भाग गए. तो उसके बाद क्या हुआ, वहाँ ब्रिटिशर्स जो वुमेन्स थी, ब्रिटिश चिल्ड्रंस थे, वो इनको छोड़ के चले गए थे ड्रेक. तो नवाब ने क्या किया, उन लोगों को एक रूम में कैप्चर कर लिया, ब्रिटिश वुमेन्स को, ब्रिटिश चिल्ड्रंस को. और जब रूम में कैप्चर किया उनको, तो नेक्स्ट दिन उन लोगों की डेथ हो गई, वुमेन्स और चिल्ड्रंस की. वो तो इस इंसिडेंट को बोला जाता है ब्लैक होल इंसिडेंट. तो इसका बहुत इफेक्ट पड़ा था ब्लैक होल इंसिडेंट का ब्रिटिशर्स पे. ब्रिटिशर्स ने वार डिक्लेयर कर दिया सिराजुद्दौला के खिलाफ. ब्रिटिशर्स then treaty of Alinagar was signed. Sirajuddaulah was defeated by Britishers. Robert Clive reconquered कलकत्ता. उस टाइम पे गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव थे, जिन्होंने फिर से कंक्योर कर लिया कलकत्ता, जो बिसीज कर लिया था, जो कंट्रोल में कर लिया था नवाब सिराजुद्दौला. नवाब को डिफीट कर दिया, ट्रीटी ऑफ अलीनगर साइन की. ट्रीटी ऑफ अलीनगर के अनुसार
हर जो ब्रिटिशर्स ने डिमांड्स रखी थी वो सब नवाब को कंसीड करना था, उन सबको मानना था नवाब को, ठीक है, एंड कंसिडरेड टू ब्रिटिश डिमांड्स। रीजन ऑफ बैटल ऑफ प्लाजी। अब बैटल ऑफ प्लाजी का रीजन क्या था, मैंने बताया था कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल टॉपिक में हम बैटल ऑफ प्लाजी और बैटल ऑफ बक्सर के बारे में पढ़ते हैं। तो बैटल ऑफ प्लाजी का रीजन क्या था, क्लाइव ऑक्यूपाइड फ्रेंच कॉलोनी चंद्रनगर ऑल्सो नोन एज चंद्रनागौर। तो रॉबर्ट क्लाइव थे उस टाइम पे गवर्नर थे, उन्होंने चंद्रनागौर में जो फ्रेंच कॉलोनी थी उसको ऑक्यूपाई कर लिया। नवाब उनको रोक नहीं पाए, चंद्रनागौर बंगाल में आती है जो कि नवाब के अंडर था, लेकिन नवाब उनको नहीं रोक पाए। मेड सीक्रेट पैक्ट विद मीर जाफर टू रिप्रेस सिराज उद दौला। इन्होंने ब्रिटिशर्स ने एक सीक्रेट पैक्ट साइन किया मीर जाफर के साथ कि जब वार होगा, अब जो वार होगा बैटल ऑफ प्लाजी होगा, उसमें मीर जाफर ब्रिटिशर्स की साइड हो जाएं, ब्रिटिशर्स की साइड रहें, लेकिन सिराजुद्दौला के साथ खड़े रहें, लेकिन रहें किसके साइड, ब्रिटिशर्स की साइड। और जब ये वार जीत जाए तो मीर जाफर को नवाब बना दें। ये सीक्रेट पैक्ट किसके साथ साइन कर लिया, रॉबर्ट क्लाइव जो उस टाइम के गवर्नर थे उनके साथ। प्रिटेक्स्ट, अब वार करने के लिए कोई बहाने की तो जरूरत है, तो बहाना क्या लिया, प्रिटेक्स्ट क्या लिया, नवाब अक्यूज्ड ऑफ डिसऑनरिंग ट्रीटी ऑफ अलीनगर। नवाब को अक्यूज किया गया, नवाब को क्या अक्यूजमेंट दी गई कि उन्होंने ट्रीटी ऑफ अलीनगर को डिसऑनर, उसको नहीं माना ट्रीटी ऑफ अलीनगर को, ये अक्यूज करके उन्होंने एक वार डिक्लेयर कर दिया सिराज उद दौला के खिलाफ। जिस वार में जो मीर जाफर थे, रिलेटिव थे सिराज उद दौला के मीर जाफर, ठीक है, वो साथ खड़े तो सिराज उद दौला के थे, लेकिन एक्चुअली में किसके साथ थे, ब्रिटिशर्स के साथ थे। नेक्स्ट, क्लाइव सेट आउट फॉर मुर्शिदाबाद। क्लाइव मुर्शिदाबाद के लिए निकल गया। क्यों निकला रॉबर्ट क्लाइव मुर्शिदाबाद के, क्योंकि मुर्शिदाबाद में सिराज उद दौला थे। सो दिस इज द मैप शोइंग क्लाइव्स एक्सपीडिशन टुवर्ड्स मुर्शिदाबाद। ओके, Battle of Plassey 1757 was fought in the year 1757. ये ब्रिटिशर्स और नवाब सिराजुद्दौला के बीच में थी। ब्रिटिशर्स रॉबर्ट क्लाइव के अंडर थे, उस टाइम रॉबर्ट क्लाइव लीड कर रहे थे इस बैटल ऑफ प्लाजी में, और नवाब सिराजुद्दौला थे उनके अपोजिट। और नवाब सिराजुद्दौला के साथ मीर जाफर अली खान थे, यार लुतफ खान थे, राय दुर्लभ थे, और फ्रांस के कुछ लोगों ने भी इनका साथ दिया था, लेकिन मेन थे नवाब सिराजुद्दौला। तो जो मीर जाफर, यार लुतफ खान और राय दुर्लभ थे, ये लोग डिफेक्टर्स थे, मतलब ये खड़े तो नवाब सिराजुद्दौला के साथ थे, लेकिन एक्चुअली में साथ किसके थे, रॉबर्ट क्लाइव के। ये लोग ढंग से लीड नहीं कर रहे थे, ये लोग लीड कर रहे थे कुछ आर्मीज को, कुछ सेंटर को, ईस्ट में कोई था, वेस्ट में कोई था, तो ये लोग ढंग से लीड नहीं कर रहे थे, जिसके कारण कंफ्यूजन क्रिएट हुई और नवाब सिराजुद्दौला डिफीट हो गए। किसमें, वार में, बैटल ऑफ प्लाजी में। नवाब किल्ड बाय मीरन सन ऑफ मीर जाफर। मीर जाफर के सन ने, जिसका नेम था मीरन, उसने नवाब सिराजुद्दौला को मार डाला। रिजल्ट क्या निकला इसका वार का, मीर जाफर बिकेम पपेट रूलर। अब नवाब सिराजुद्दौला की तो डेथ हो गई, तो मीर जाफर नेक्स्ट नवाब बन गया, लेकिन वो कैसा नवाब था, पपेट रूलर था वो। जो ब्रिटिशर्स कहते थे उसे वो मानना पड़ता था। मतलब एक्चुअली में तो बंगाल को ब्रिटिशर्स ही कंट्रोल कर रहे थे। मीर जाफर वाज अ पपेट रूलर, पेव द वे फॉर ब्रिटिश टू लूट बंगाल। जो बैटल ऑफ प्लासी में सक्सीड हुए थे ब्रिटिशर्स, उससे उनके लिए एक वे पेव हो गया, ताकि वो बंगाल को ज्यादा से ज्यादा बंगाल से प्रॉफिट कमा सकें, उसको लूट सकें। अलाउड ब्रिटिश टू ट्रेड टैक्स फ्री इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। ब्रिटिशर्स को टैक्स फ्री ट्रेड करने की इजाजत दी गई, परमिशन दे दी गई बंगाल, बिहार और उड़ीसा। एक्चुअली पता है आपको, जो नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला थे, बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों में एक एक नवाब बनते थे। बंगाल के भी नवाब थे, बिहार के भी नवाब थे, उड़ीसा के भी नवाब थे, लेकिन जो मेन लीड करते थे तीनों के, वो रहते थे नवाब ऑफ बंगाल। तो अगर नवाब ऑफ बंगाल पपेट रूलर बन चुका है, तो समझ लो बिहार और उड़ीसा भी ब्रिटिशर्स के कब्जे में आ गए। तो टैक्स फ्री ट्रेड करने की परमिशन भी मिल गई इनको बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। गॉड जमींदारी ऑफ 24 परगनास, इनको 24 परगनास की जमींदारी दे दी गई। मीर जाफर, एक्चुअली मीर जाफर तो पपेट रूलर थे, सब कुछ क्या कर रहे थे, ब्रिटिशर्स कर रहे थे।
तो इनको 24 परगनास की जमींदारी मिल गई। रिसीव्ड राइट टू मिंट कॉइन्स इन कलकत्ता, ये कलकत्ता में कॉइन्स बनाने लगे, मतलब कॉइन्स मिंट करने लगे, ठीक है, इनको ये राइट मिल गई। बंगाल फेल इनटू ब्रिटिश हैंड्स, बंगाल किसके हाथों में चला गया? ब्रिटिशर्स के हाथों में पूरी तरीके से, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। बैटल ऑफ बक्सर, नेक्स्ट बैटल वाज बैटल ऑफ बक्सर विच वाज फॉट इन 1764। ऑफिशियल्स एंड एजेंट्स, इसका रीजन पहले पढ़ेंगे अपन। ऑफिशियल्स एंड एजेंट्स एक्सप्लॉइटेड पीजेंट्स एंड क्राफ्ट्समैन एंड फोर्स्ड देम टू सेल देयर गुड्स एट चीपर रेट एंड दस मेड ह्यूज प्रॉफिट्स। जो ऑफिशियल्स और एजेंट्स रहते थे ब्रिटिशर्स के, वो लोग पीजेंट्स और क्राफ्ट्समैन को फोर्स करते थे कि आप हमको कम रेट में चीजें बेचो, और खुद पैसे कमाते थे। उन लोगों का तो नुकसान हो जाता था, पीजेंट्स का और क्राफ्ट्समैन का नुकसान हो जाता था, क्योंकि वो कम दाम में पैसे चीजें बेचते थे, और प्रॉफिट किसका होता था? ऑफिशियल्स और एजेंट्स का। मीर काजिम सन इन लॉ ऑफ मीर जाफर मेड नवाब, अब मीर जाफर को निकाल दिया, नवाब की पोजीशन से हटा दिया, और किसको बना लिया? मीर जाफर को नवाब बना दिया, जो कि सन इन लॉ थे मीर जाफर के। अब मीर काजिम को पता चल गया कि पूरी तरीके से जो बंगाल है ना, पूरी तरीके से किस पे डिपेंडेंट है? ब्रिटिशर्स पे। मीर काजिम पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स पे डिपेंड, जो भी ब्रिटिशर्स कहते हैं उसको वो मानना पड़ता है। आर्मी भी ब्रिटिशर्स के अंडर थी। तो सो ही बिगेन टू कंसोलिडेट पावर अगेंस्ट ब्रिटिश, वो यहाँ वहां से पावर जमा करने लगा, सबसे कहने लगा कि हमारे साथ आओ और हमारे साथ मिलके ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट वार करो, बैटल करो। डिसमिस्ड लोयल ऑफिशियल्स ऑफ इंग्लिश, उसने जो ऑफिशियल्स थे ब्रिटिशर्स के उनको डिसमिस कर दिया, लोयल ऑफिशियल्स, ताकि जो भी चले मीर काजिम की चले। न्यू मिलिट्री सेटअप एंड अबोलिश्ड कस्टम ड्यूटीज, उसने पूरे मिलिट्री को नई तरीके से सेटअप किया, अपने तरीके से सेट किया, और कस्टम ड्यूटीज जो कि ब्रिटिशर्स ने लगाई थी उनको अबोलिश कर दिया, बिना ब्रिटिशर्स की परमिशन के। ब्रिटिशर्स से कोई सलाह मशवरा नहीं लिया, और ये सब वो खुद कर रहा था। तो इसका कंसिक्वेंस क्या हुआ? ब्रिटिशर्स ने मीर काजिम के अगेंस्ट वार डिक्लेयर कर दिया, बैटल डिक्लेयर कर दिया। बैटल हुआ 1763 में। मीर काजिम वाज डिफीटेड इन द बैटल एंड फ्लैड टू अवध, वो अवध में जाके छुप गए। अवध में पहले से ही एक रेफ्यूजी थे, रेफ्यूज लेके बैठे थे मुगल एम्परर शाह आलम, वो भी किसी वार के कारण छुप के बैठे थे अवध में। तो मुगल एम्परर शाह आलम भी उन्हें वहां मिले अवध में। नवाब अवध तो थे ही वहां पे, नवाब अवध थे शुजाउद्दौला, और रेफ्यूज के लिए पहुंच गए थे शाह आलम सेकंड, और उसके बाद अभी मीर काजिम भी पहुंच गए थे अवध। तो तीनों ने मिलकर डिसाइड किया कि वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट एक बैटल करेंगे, मतलब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट वार करेंगे मिलके, तीनों मिलके। तो तीनों ने मिलके वार किया। इस वार को बोला जाता है, इस बैटल को बोला जाता है बैटल ऑफ बक्सर। जो नवाब ऑफ अवध, नवाब ऑफ बंगाल और मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड ने मिलके जो बैटल किया था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, उस बैटल को बोला जाता है बैटल ऑफ बक्सर। तो ब्रिटिश आर्मी को लीड कर रहे थे हेक्टर मुनरो, और नवाब की आर्मी के साइड थे शुजाउद्दौला, शाह आलम सेकंड और मीर काजिम। तो इसमें किसकी डिफीट हुई? इसमें डिफीटेड हुए नवाब ऑफ अवध, नवाब ऑफ बंगाल, मुगल एम्परर, तीनों की डिफीट हो गई, और एक ट्रीटी साइन हुई, दैट वाज नोन एज ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के अकॉर्डिंग नवाब ऑफ अवध के साथ जो ट्रीटी साइन की, उसके अकॉर्डिंग 50 लाख कंपनसेशन देना पड़ा नवाब ऑफ अवध को, ब्रिटिशर्स को, और बदले में अवध रिटर्न कर दिया नवाब को ब्रिटिशर्स ने जो अवध कैप्चर कर लिया था वो उन्होंने रिटर्न कर लिया अवध को, नवाब ऑफ अवध को, और उसके बदले में कंपनसेशन लिया 50 लाख का। इलाहाबाद करा एंड एडजॉइनिंग एरियाज, जो इलाहाबाद करा और एडजॉइनिंग एरियाज थे जो नवाब ऑफ अवध के अंडर आते थे, अवध में आते थे, उनको इन्होंने दे दिया मुगल एम्परर शाह आलम को। ओके, चुनार फोर्ट भी इन्होंने, मेन फोर्ट था अवध का, उन्होंने चुनार फोर्ट भी उनको देना पड़ा ब्रिटिशर्स को ट्रीटी के अकॉर्डिंग। अब टैक्स फ्री, इनको अवध में भी टैक्स फ्री ट्रेड करने की राइट मिल गई ब्रिटिशर्स को। ये ट्रीटी हुई थी, ये सारी चीजें नवाब ऑफ अवध के साथ साइन की गई थी। 50 लाख कंपनसेशन दिया था नवाब ऑफ अवध ने, बदले में मिला था उन्हें अवध जो उन्हीं का था, पर रिटर्न कर दिया था। इलाहाबाद करा और एडजॉइनिंग एरियाज उन्होंने मुगल एम्परर शाह आलम को दे दिए। चुनार फोर्ट ब्रिटिशर्स ने ले लिया उनसे, टैक्स फ्री ट्रेड करने की राइट भी ले ली उनसे।
अब नेक्स्ट ट्रीटी साइन हुई थी मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड के साथ। इस ट्रीटी में इन्होंने करा, अलाहाबाद और एडजॉइनिंग एरियाज ले लिए। किससे ले लिए ये एडजॉइनिंग एरियाज? ले लिए उन्होंने नवाब ऑफ अवध से। मुगल एम्परर ने ये चीजें ले ली, करा, इलाहाबाद और एडजॉइनिंग एरियाज ले लिए। मुगल एम्परर को 26 लाख हर साल देने का वादा किया गया, हर साल दिए गए इस ट्रीटी का अकॉर्डिंग 26 लाख हर साल ब्रिटिशर्स मुगल एम्परर को देंगे। मतलब यहां तो मुगल एम्परर्स को दो चीजें मिल चुकी हैं, लेकिन बदले में इन्होंने क्या ले लिया पता है आपको? बदले में इन्होंने दीवानी राइट्स ले ली। दीवानी राइट्स का मतलब होता है रेवेन्यू कलेक्ट करना। अब बंगाल, बिहार और उड़ीसा में ब्रिटिशर्स रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, मतलब जो भी पैसा आएगा वो सब कौन कलेक्ट करेगा? ब्रिटिशर्स। मतलब ये दोनों चीजें लेके इन्होंने शाह आलम को देके और दीवानी राइट्स उनसे ले ली। बिकेम वर्चुअल प्रिजनर। शाह आलम ब्रिटिशर्स के वर्चुअल प्रिजनर बन गया। वर्चुअल मतलब दिख तो नहीं रहे प्रिजनर, प्रिजन में नहीं है, लेकिन वो है प्रिजनर। और फिर से मीर जाफर को अपॉइंट कर दिया नवाब बंगाल का। पहले मीर काजिम थे, फिर से उनको अपॉइंट मीर जाफर थे पहले, उसके बाद मीर काजिम को अपॉइंट किया, मीर जाफर को हटा के। अब फिर से मीर जाफर को बना दिया नवाब बंगाल, मीर काजिम की हरकतें देखते हुए। लेट्स स्टार्ट एंग्लो मैसूर वॉर। सो स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। स्टार्टिंग से रूलर, मैसूर के रूलर सबसे पहले थे वादियार। वादियार रूलर थे, और वादियार के कमांडर इन चीफ जो मिलिट्री को संभालते थे वो कौन थे? हैदर अली। फिर कुछ टाइम बाद हैदर अली ने जो जहाँ पे वादियार रूल करते थे, मतलब मैसूर को, कुछ टाइम बाद उन्होंने उनको थ्रोन असर्प कर लिया, थ्रोन मैसूर का। किसने? हैदर अली ने। हैदर अली असर्प थ्रोन ऑफ मैसूर। ब्रिटिश वरीड अबाउट इंक्रीजिंग पावर ऑफ हैदर अली। हैदर अली बहुत केपेबल रूलर थे, उनकी इंक्रीजिंग पावर, वो इतना पावर उनकी इंक्रीज हो रही थी, ये सब देखते हुए उनको चिंता हो गई ब्रिटिशर्स को। फिर इसके कारण उन्होंने 4 वार्स किए ब्रिटिशर्स के साथ। 1767 से 1799 तक वार चले। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हुआ किस किस के बीच? ब्रिटिशर्स के बीच और हैदर अली के बीच। ठीक है, हैदर अली और ब्रिटिशर्स के बीच फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हुआ। ब्रिटिशर्स थे वॉरेन हास्टिंग्स के अंडर। इस बार में हैदर अली की जीत हो गई, हैदर अली जीत गए, उन्होंने ब्रिटिशर्स को डिफीट कर दिया इस वार में। उसके बाद ट्रीटी साइन हुई। ट्रीटी में क्या बोला गया? बोथ साइड्स रिटर्न प्रिजनर्स ऑफ वार एंड कॉन्क्योर्ड टेरिटरीज। दोनों साइड्स ने जो भी वार में प्रिजनर्स बने थे उनको रिटर्न कर दिया दोनों साइड ने, और जितनी भी टेरिटरीज ब्रिटिशर्स ने हैदर अली की ली थी और हैदर अली ने ब्रिटिशर्स की ली, दोनों ने एक दूसरे को रिटर्न कर दी। प्रॉमिस टू हेल्प ईच अदर व्हेन अटैक्ड बाय थर्ड पार्टी। जब कोई तीसरी पार्टी, कोई तीसरा पर्सन इन दोनों पे अटैक करेगा तो ये दोनों एक दूसरे की हेल्प करेंगे। सेकंड, ये पैक्ट साइन हुआ। लेकिन इन दोनों बातों को ब्रिटिशर्स ने नहीं माना। ब्रिटिशर्स डिड नॉट कीप देयर साइड ऑफ पैक्ट। इसके कारण सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ। 1780 से 1784 तक चला वो मैसूर वॉर। वो किस किस के बीच हुआ था? हैदर अली और ब्रिटिशर्स के बीच हुआ था। सेकेंड एंग्लो मैसूर में फिर क्या डिसीजन आया? सेकेंड एंग्लो मैसूर में
पीस ट्रीटी साइन हो गई सेकेंड एंग्लो मैसूर में। किस किस के बीच? सेकेंड एंग्लो मैसूर के बीच में ही हैदर अली की डेथ हो गई। और फिर पीस ट्रीटी किस किस के बीच साइन हुई? टीपू सुल्तान और इंग्लिश के बीच में, मतलब ब्रिटिशर्स के बीच में। टीपू सुल्तान को भी ब्रिटिशर्स बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया, ट्रीटी तो पीस ट्रीटी तो साइन हो गई, शांति की ट्रीटी तो साइन हो गई, लेकिन उन्होंने अपनी आर्मी को यूरोपियन स्टाइल में ट्रीट किया ताकि वो इंग्लिश को, ब्रिटिशर्स को इंडिया से बाहर एक्सपेल कर सकें। तो उन्होंने अपनी आर्मी को बहुत ट्रेन किया इसके लिए। इन सब चीज़ों के बारे में ब्रिटिशर्स को पता चल गया कि टीपू सुल्तान उनके खिलाफ, उनके अगेंस्ट कुछ प्लान कर रहे हैं। तो ब्रिटिशर्स ने अनाउंस कर दिया थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। इस थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में टीपू सुल्तान एक साइड थे और दूसरी साइड थे ब्रिटिशर्स, निजाम और मराठास। टीपू सुल्तान अकेले पड़ गए थे, निजाम तो और हैदराबाद ने भी ब्रिटिशर्स की साइड दी, मराठास ने भी ब्रिटिशर्स की साइड दी, और टीपू सुल्तान सिर्फ अकेले थे। टीपू सुल्तान डिफीट हो गए ब्रिटिशर्स से, और इस के कंक्लूजन में ट्रीटी साइन हुई, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम में टीपू हैड टू गिव अवे मोस्ट इंपोर्टेंट टेरिटरी पार्ट। ज्यादातर जो इंपोर्टेंट टेरिटरीज थी टीपू सुल्तान की, उनको ब्रिटिशर्स को देना पड़ा इस ट्रीटी के तहत। नेक्स्ट हुआ फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर का रीजन था, टीपू सुल्तान ने अपने इन्वॉइस भेजे थे, अपने लोग भेजे थे अरेबिया, काबुल, कॉन्स्टेंटिनोपल, फ्रांस, मॉरिशियस, इन सब में हेल्प के लिए कि हमारी हेल्प करो, हम ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट वार करना चाहते तो उसमें हमारी हेल्प करो। इसलिए इन्होंने यहाँ पे इनवॉइस भेजे, अपने लोग भेजे। गवर्नर जनरल उस टाइम पे थे लॉर्ड वेलेस्ले, ब्रिटिशर्स के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेलेस्ले। तो लॉर्ड वेलेस्ले को जब ये सब पता चला तो उन्होंने फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर की सोची और टीपू सुल्तान का जो कैपिटल था उसको बिसीज कर लिया, और टीपू सुल्तान इस फोर्थ एंग्लो मैसूर में उनकी डेथ हो गई। ब्रिटिशर्स ने पूरा मैसूर कैप्चर कर लिया। अब मैसूर भी ब्रिटिशर्स के अंडर था, मतलब साउथ की 3 मेजर पावर्स में से मैसूर ब्रिटिशर्स के अंडर आ चुका था। अब किसकी बारी थी? मराठास की, क्योंकि हैदराबाद के साथ तो अच्छे रिलेशन बन गए थे ब्रिटिशर्स के, तो मैसूर को उन्होंने कैप्चर कर लिया, हैदराबाद के साथ अच्छे रिलेशन थे। अब मराठास अकेले बचे थे। मराठास बहुत वास्ट एम्पायर भी था, देखिए मराठास का एम्पायर, यू कैन सी इन द मैप। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर 1775 में हुआ था। इसका रीजन क्या था? मराठा पावर पहले से ही अहमद शाह अब्दाली के द्वारा बहुत ज़्यादा लड़ाइयों से मराठा पावर वैसे ही क्रस्ट हो चुकी थी, बहुत थक चुकी थी अहमद शाह अब्दाली से लड़ते लड़ते मराठास। तो मराठा रूलर की डेथ के बाद माधवराव रूलर बने, और फिर माधवराव की डेथ के बाद क्या हुआ, रघुनाथ राव ने थ्रोन को क्लेम किया। रघुनाथ राव माधवराव के अंकल थे, उन्होंने कहा अब हम मराठा एम्पायर के एम्परर बनेंगे, हम मराठा एम्पायर के रूलर बनेंगे। रघुनाथ राव बोला, लेकिन रघुनाथ राव की साइड किसी ने नहीं दी। मतलब जो भी मराठा एम्पायर में जितनी भी टेरिटरीज थी, उनके जो हेड्स थे, नाना फडनाविस, भोसलेस, गायकवाड़, सिंधियास, होलकर्स, इन लोगों ने रघुनाथ राव को सपोर्ट नहीं किया। तो रघुनाथ राव ने क्या किया, ब्रिटिशर्स के बाद गए रघुनाथ राव, उनके साथ एक ट्रीटी साइन कर ली कि आप हमको इनके खिलाफ वार में हेल्प करो और हमको मराठा का थ्रोन दिलवाओ, और इसके बदले में जो आप कहोगे हम वो करेंगे। रघुनाथ राव ट्रीटी विथ ब्रिटिशर्स, रघुनाथ राव साइंड अ ट्रीटी विथ ब्रिटिशर्स। ब्रिटिश की इंटरफेरेंस हो गई। अब ब्रिटिश की इंटरफेरेंस हो ही चुकी है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये वार जो हुआ मराठास के बीच, और मराठास में ये नाना फडनाविस, भोसले, गायकवाड़, ये सब थे, ये सब एकजुट थे, यूनाइटेड थे, और अपोजिट साइड में थे ब्रिटिशर्स। इन दोनों के बीच में जो वार हो वो इंडिसाइसिव था, मतलब कोई इनका कंक्लूजन नहीं निकला, क्योंकि मराठास एक साथ यूनाइटेड होके लड़े थे, ये सब एक साथ लड़े थे, इसलिए ये लोग ब्रिटिशर्स के बराबरी से लड़ पाए, और इसका कोई डिसीजन नहीं निकला। 20 साल के लिए पीस मेंटेन्ड हुई, 20 साल के लिए पीस मेंटेन्ड हुई मराठा एम्पायर में। उसके बाद 20 साल बाद सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हुआ। ये क्यों हुआ था? ये लॉर्ड वेलेस्ले के पीरियड में हुआ था। ये भी एक मराठा एम्परर थे, बाजीराव पेशवा सेकंड। इन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ पैक्ट साइन किया कि अगर आप
ये जो लीडर्स हैं मराठा के टेरिटरीज के जो लीडर्स हैं उनके खिलाफ अगर आप वॉर करोगे और मुझे एम्परर बनाओगे मराठा का, तो जो आप कहोगे वो मैं एक्सेप्ट करूंगा, एक्सेप्टेड ऑल टर्म्स ऑफ ट्रीटी। तो फिर वॉर हुआ भोसले और सिंधिया का और ब्रिटिशर्स का 1803 में। भोसले सिंधिया और ब्रिटिशर्स के बीच में वॉर हुआ। इस वॉर में भोसले और सिंधिया डिफीट हो गए, दोनों हार गए ब्रिटिशर्स से। फिर भोसले और सिंधिया ने एक वॉर किया ब्रिटिशर्स के साथ एक साथ मिलके। फिर उसके बाद होलकर्स ने भी ब्रिटिशर्स के साथ वॉर किया। किसके साथ मिलके? भरतपुर और राजस्थान के साथ मिलके होलकर्स ने ब्रिटिशर्स के साथ ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट वॉर किया। तो ब्रिटिशर्स ने होलकर और राजस्थान को तो डिफीट कर दिया, लेकिन वो भरतपुर को नहीं हरा पाए। तो भरतपुर के साथ उन्होंने ट्रीटी साइन की, ट्रीटी ऑफ भरतपुर, ट्रीटी विथ भरतपुर। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर ये हुआ था 1817 से 1880 के बीच। इस मराठा वॉर में इस टाइम पे, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के टाइम पे, लॉर्ड हास्टिंग्स गवर्नर जनरल थे ब्रिटेन के। तो ब्रिटिशर्स के साथ जो टेरिटरीज थी इंडिया की, जो एम्पायर थे इंडिया के, उन लोगों ने पहले से ही एक सब्सिडायरी अलायंस साइन करके रखा था। लेकिन 1817 में एक न्यू सब्सिडायरी अलायंस आया, तो ब्रिटिशर्स बोलने लगे अब ये न्यू सब्सिडायरी अलायंस भी साइन करो आप लोग। तो ये लोग प्रेशर डालने लगे पेशवास पे कि ये सब्सिडायरी अलायंस न्यू वाला साइन करो। और इस सब्सिडायरी अलायंस के अकॉर्डिंग आपको जो लीडर की पोजीशन है, जो मराठा की लीडर की पोजीशन है, ये आपको छोड़नी पड़ेगी, रिलिंक्विश करनी पड़ेगी। तो पेशवा अब इसके अगेंस्ट होके पेशवा बाजीराव सेकंड ने इनके खिलाफ वार डिक्लेयर कर दिया, जिसमें पेशवा बाजीराव सेकंड की डिफीट हो गई। फिर भोसले और होलकर ने भी डिक्लेयर कर दिया वार, किसके खिलाफ? ब्रिटिशर्स के खिलाफ। तो इनकी भी अलग से डिफीट हो गई। सेपरेटली वार अगर एक साथ मिलकर यूनाइटेड होते तो शायद डिफीट ना भी होती, लेकिन उन्होंने क्या किया था? सेपरेटली वार डिक्लेयर किया था। तो पेशवा बाजीराव सेकंड को सेपरेटली ब्रिटिशर्स ने डिफीट कर दिया। भोसले और होलकर ने अलग से वार किया तो उनको अलग से डिफीट कर दिया। और इन सबको ऑल ऑफ देम डिफीटेड सेपरेटली बाय ब्रिटिश। उन्होंने एक साथ, ये इनका डिफीट का सबसे मेन रीजन तो ये था, ये यूनाइटेड नहीं थे, अलग अलग वार्स कर रहे थे। अगर एक साथ करते तो शायद ये जीत भी जाते। तो ये वार थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुआ था 1817 से 1818 के बीच में। इसका रिजल्ट क्या हुआ? जो पेशवा टेरिटरी थी उसका कुछ पोर्शन तो इन्होंने शिवाजी के डिसेंडेंट्स को दे दिया। जो शिवाजी के बाद उनके डिसेंडेंट्स बचे थे, जो उनके परिवार वाले थे, उनमें से किसी को दे दिया। कहाँ पे थे वो? सतारा में थे। और जितना बचा हुआ पोर्शन था वो ब्रिटिश एम्पायर में कंसीड कर लिया, उन्होंने ले लिया। अदर मराठा चीफ्स थे, भोसले, होलकर्स, सिंधियाज, गायकवाड़, ये सब ब्रिटिशर्स के अंडर आ गए। तो ये क्या था? रिजल्ट था थर्ड एंग्लो मराठा वॉर का। आफ्टर डिफीटिंग मराठास, ब्रिटिश बिकेम पैरामाउंट पावर इन इंडिया। अब मराठास को डिफीट कर दिया इन्होंने, बंगाल को भी अपने कब्जे में ले लिया, मराठा एम्पायर को भी अपने कब्जे में ले लिया, मैसूर को भी अपने कब्जे में ले लिया। अब बचे थे हैदराबाद के, तो उनको भी सब्सिडी अलायंस के जरिए अपने कब्जे में ले लिया। और तो पूरा जो इंडिया का एम्पायर था वो किसके कब्जे में आ गया था? ब्रिटिशर्स के। अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंपोर्टेंट ब्रिटिश ऑफिशियल्स। तो फर्स्ट इंपोर्टेंट ब्रिटिश ऑफिशियल थे लॉर्ड वेलेस्ले। ये अपॉइंट हुए थे 1798 में। इन्होंने क्या किया था? ब्रिटिश एम्पायर को कंसोलिडेट किया था, एक साथ किया था इंडिया में। डिसाइडेड टू ब्रिंग एज मैनी इंडियन स्टेट्स एज पॉसिबल अंडर ब्रिटिश रूल। जितने स्टेट्स ये कॉन्क्योर कर पा रहे थे और ब्रिटिश रूल के अंडर ला पा रहे थे, उन्होंने इतने स्टेट्स को लाने की कोशिश की। ब्रॉट मैसूर एंड मराठास अंडर कंपनी कंट्रोल बाय वेजिंग वार। मैसूर और मराठास को इन्होंने अपने कंपनी कंट्रोल में लाया, कैसे? वार वेज करके। मतलब मैसूर वार के टाइम पे, एंग्लो मैसूर वार के टाइम पे और एंग्लो मराठा वॉर के टाइम पे लॉर्ड वेलेस्ले थे गवर्नर। तो इन्होंने वार के जरिए दोनों को, मैसूर और मराठास को, ब्रिटिश एम्पायर में कंसीड करवाया। ओके, एक लॉर्ड वेलेस्ले की सब्सिडी अलायंस की पॉलिसी थी, इसके जरिए भी उन्होंने बहुत से स्टेट्स को ब्रिटिश अलायंस से जोड़ा है। थ्रू दिस अलायंस ही ब्रॉट सेवरल स्टेट्स अंडर ब्रिटिश कंट्रोल। ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में बहुत से स्टेट्स आए इस अलायंस के जरिए। इस अलायंस के सब सैलेंट फीचर्स कौन से थे? मेन फीचर्स, रूलर्स आर कंपेल्ड टू एक्सेप्ट द परमानेंट स्टेशनिंग ऑफ ब्रिटिश फोर्स विद इन हिज टेरिटरी।
इस अलायंस के अंडर रूलर्स को अपनी टेरिटरी में, जैसे ये रूलर्स की टेरिटरी है, तो इस टेरिटरी में एक ब्रिटिश को स्टेशन देना पड़ रहा था, एक ब्रिटिश को लोकेशन देनी पड़ रही थी जहां ब्रिटिशर्स रहेंगे. रूलर्स आर कंपेल्ड टू एक्सेप्ट द परमानेंट स्टेशनिंग ऑफ ब्रिटिश फोर्स विद इन हिज टेरिटरी, हैड टू पे अ फिक्स्ड अमाउंट फॉर मेंटेनेंस. अब ये फोर्स जो स्टेशन हो रही थी, ब्रिटिशर्स की फोर्स जो स्टेशन हो रही थी रूलर्स की टेरिटरीज में, अब उनको इसको मेंटेन करने के लिए फिक्स्ड अमाउंट भी देनी पड़ेगी. और टू प्रोवाइड अ टेरिटरी ऑफ स्टेट टू कंपनी, या फिर अगर फिक्स्ड अमाउंट नहीं देते ये लोग तो कोई टेरिटरी दो हमको, मतलब कोई टेरिटरी दे दो. तो इन दोनों में से एक तो आपको करना पड़ेगा, ऐसा ब्रिटिशर्स बोल रहे थे. सब्सिडी अलायंस पॉलिसी के अंडर ऐसा करना पड़ रहा था. हैड टू कीप अ ब्रिटिश ऑफिसर हु कुड ऑब्जर्व वर्किंग ऑफ स्टेट. अब जो रूलर्स का एम्पायर रहेगा, उस एम्पायर में इन लोगों को उनके कोर्ट में एक ब्रिटिश ऑफिसर रखना पड़ेगा, ताकि वो ब्रिटिश ऑफिसर जो भी कोर्ट में हो रहा है, जो भी हैपनिंग्स हो रही हैं उसको ऑब्जर्व कर सके. वर्किंग जो भी उस रूल में, उस एंटिटी में जितनी भी वर्किंग चल रही है उस टेरिटरी में, वो सब ब्रिटिश ऑफिसर ऑब्जर्व कर सके. इसके लिए एक ब्रिटिश ऑफिसर हर रूलर के कोर्ट में रहेगा जो भी सब्सिडी अलायंस को साइन करता है. ठीक है, तो ये 3 सैलिएंट फीचर्स थे सब्सिडी अलायंस के. 3 सैलिएंट फीचर्स थे. रूलर्स आर कंपेल्ड टू एक्सेप्ट द परमानेंट स्टेशनिंग ऑफ, एक ब्रिटिश फोर्स स्टेशन होगी उनकी टेरिटरी में, रूलर्स की टेरिटरी में. हैड टू पे अ फिक्स्ड अमाउंट फॉर मेंटेनेंस. अब ये जो स्टेशन होगी ब्रिटिश फोर्स, उसके लिए मेंटेनेंस के लिए पैसे भी देने पड़ेंगे आपको, या फिर आप टेरिटरी दो स्टेट की हमको. हैड टू कीप अ ब्रिटिश ऑफिसर हु कुड ऑब्जर्व, एक ब्रिटिश ऑफिसर भी कोर्ट में रखना पड़ेगा आपको. नेक्स्ट, रीजन क्या था. अब इन्होंने, ब्रिटिशर्स ने रूलर्स को रीजन क्या दिया सब्सिडी अलायंस का, टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू इंडियन स्टेट बट इनफैक्ट वाज वायलेशन ऑफ फ्रीडम. ये रीजन दे रहे थे कि हम आपको सिक्योरिटी दे रहे हैं सब्सिडी अलायंस के जरिए, लेकिन एक्चुअली में क्या था, ये फ्रीडम को वायलेट कर रहे थे. किसकी? रूलर्स की. और रूलर्स के अंडर जो लोग थे उनकी फ्रीडम को वायलेट कर रही थी ये सब्सिडी अलायंस पॉलिसी. This was a web as one who agreed its fate was sealed permanently in British plot. तो ये जाल बुना गया था ब्रिटिशर्स के जरिए, एक जाल वेब किया गया था जिसने एग्री की सब्सिडी अलायंस को. उसका जो फेट था, उसका जो भविष्य था, वो पूरे ब्रिटिशर्स के प्लॉट के अंदर, ब्रिटिशर्स ने जो जाल बनाया उसके अंदर फंस के रह जाता था. हैदराबाद, अवध कंसिडर्ड टू सब्सिडी अलायंस. हैदराबाद और अवध ने दोनों ने सब्सिडी अलायंस पॉलिसी को कंसीड कर दिया था. पेशवा ने 1803 में सब्सिडी अलायंस पॉलिसी में आ गए थे, एंड सिंधिया एंड भोसले, इन लोगों ने भी बाद में सब्सिडी अलायंस पॉलिसी पे साइन कर दिया था. ठीक है, हैदराबाद, अवध, पेशवा, सिंधिया, भोसले, इन सब ने सब्सिडी अलायंस पॉलिसी पे साइन कर दिए थे. तो ये सब किसके रूल के अंडर आ गए थे? ब्रिटिशर्स के अंडर आ गए थे. नेक्स्ट इंपोर्टेंट रूलर थे लॉर्ड हास्टिंग्स. लॉर्ड हास्टिंग्स वाज अपॉइंटेड इन 1813. ही वेज्ड वार अगेंस्ट नेपाल. इन्होंने मेन काम क्या किया था? इन्होंने नेपाल में के अगेंस्ट एक वार किया और फिर एक ट्रीटी भी साइन की जिसको कहा जाता है सुगौली ट्रीटी. सुगौली ट्रीटी साइन की थी इन्होंने. बाय रिड्यूसिंग, सेकेंड मेन काम किया था बाय रिड्यूसिंग मराठास टू नॉन एंटी डिस्पेंडेड मराठास. इन्होंने मराठास को बिल्कुल नॉन एग्जिस्टेंट बना दिया था कि एग्जिस्ट ही नहीं करते अब मराठास. तो इन्होंने मराठास को डिसबैंड कर दिया था, हटा दिया तब पूरे इंडिया से इन्होंने मराठास को. तो 2 मेन काम किए थे, एक तो नेपाल के साथ ट्रीटी साइन करके नेपाल को ब्रिटिश टेरिटरी के अंडर लाए थे, और दूसरा मराठास को डिसबैंड कर दिया था. अब थर्ड मेन रूलर थे लॉर्ड डलहौजी. इनकी मेन पॉलिसी थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्से. डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्से, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्से के अंडर इन्होंने बहुत से इंडियन स्टेट्स को ब्रिटिश एम्पायर में अनेक्स कर लिया था. फॉलोड पॉलिसी ऑफ अनेक्सिंग इंडियन स्टेट्स अंडर कंपनी रूल. इन्होंने बहुत से इंडियन स्टेट्स को इस डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्से पॉलिसी के थ्रू अनेक्स कर लिया था, ब्रिटिश एम्पायर में शामिल कर लिया था. बैंड एज ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ अडॉप्शन ऑफ हायर बाय इंडियन स्टेट्स. और इंडियन किंग्स जो जिनके कोई लीगल चाइल्ड नहीं रहता था, वो लोग हायर अपॉइंट करते थे, हायर अडॉप्ट कर लेते थे. तो इस एज ओल्ड ट्रेडिशन को इन्होंने कैंसिल कर दिया था, बैन कर दिया था कि अगर किसी का
लीगल चाइल्ड नहीं है तो उसकी टेरिटरी कहाँ चल जाएगी, उसकी टेरिटरी आ जाएगी ब्रिटिश रूल के अंडर। ये झांसी इसका मेन और प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है। झांसी में कोई लीगल हायर नहीं था तो वो टेरिटरी ब्रिटिशर्स ने अपने कब्जे में ले ली थी। मैनी स्टेट्स इंक्लूडिंग झांसी, नागपुर, सतारा वर अनेक्स्ड। इस डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स से पॉलिसी के अंडर बहुत सी टेरिटरीज अनेक्स कर ली थी ब्रिटिशर्स ने, जैसे कि झांसी, नागपुर और सतारा। इन 1856 नवाब ऑफ अवध वाज अक्यूज्ड ऑफ मिसगवर्निंग एंड अनेक्स्ड। 1856 में लॉर्ड डलहौजी नवाब ऑफ अवध के जो नवाब थे उनको मिसगवर्न, कि वो अपनी टेरिटरी को अच्छे से गवर्न नहीं कर रहा है, ये इसका एक्यूजेशन लगा के उसको इन्होंने ब्रिटिश एम्पायर में अनेक्स कर लिया, ब्रिटिश एम्पायर में इन्होंने शामिल कर लिया नवाब ऑफ अवध की टेरिटरी को, ये एक्यूज करके कि वो लोग अच्छे से गवर्न नहीं कर रहे टेरिटरी में को। ये कब हुआ था? 1856 में हुआ था। ऑलमोस्ट एंटायर इंडियन स्टेट सिंस 1757 टू 1857 कम अंडर ब्रिटिश। सारे इंडियन स्टेट 1757 से शुरू हुए थे तो 1857 तक सारे ऑलमोस्ट एंटायर इंडियन स्टेट्स किसके अंडर आ गए थे? ब्रिटिश रूल के अंडर आ गए थे। सारे इंडियन स्टेट्स को ब्रिटिश रूल के अंडर लेके आ गए थे ब्रिटिशर्स। एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज स्प्रेड डिसकंटेंट एंड देयरफॉर द ग्रेट फ्रीडम स्ट्रगल। अब जो ब्रिटिशर्स की एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी थी, जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज थी ब्रिटिशर्स की, उससे इंडियंस के मन में एक टाइप का डिसकंटेंट बैठ रहा था, उनको अच्छा नहीं लग रहा था ये उन लोग ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज। तो इसके कारण 1857 में फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट हुआ 1857 में। अब ये जो फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। कॉज ऑफ ब्रिटिश सक्सेस। अब अपन यहां जानते हैं ब्रिटिश सक्सेस का रीजन क्या था, कॉज क्या था, क्यों ब्रिटिशर्स इतने सक्सेसफुल हुए। आफ्टर द सक्सेस इन कार्नेटिक वॉर्स ब्रिटिश इमर्ज्ड एज लीडर्स इन ट्रेड। कार्नेटिक वार में सक्सेस के बाद ब्रिटिशर्स ट्रेड में लीडर्स बन गए थे। कार्नेटिक वार में किससे सक्सीड हुए थे? फ्रांस से इन लोगों ने सक्सीड किया था कार्नेटिक वार्स में, तो इसके जरिए क्या हुए थे? लीडर्स बन गए थे। बैटल ऑफ प्लाजी एंड बैटल ऑफ बक्सर प्रोवाइडेड पॉलिटिकल पावर एंड दे मेड नवाब्स ऑफ बंगाल, बिहार, उड़ीसा, अवध एंड मुगल एम्परर शाह आलम वर्चुअल प्रिजनर्स। बैटल ऑफ प्लाजी हुआ था, बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, अपन ने पढ़ा है। इनके जरिए क्या हुआ था? जो भी नवाब्स थे बंगाल, बिहार, उड़ीसा के, अवध के, इन सबको वर्चुअल प्रिजनर बना लिया था। और पूरी टेरिटरी किसने अनेक्स कर ली थी? ब्रिटिशर्स ने अनेक्स कर ली थी प्लाजी और बक्सर के जरिए, इन बैटल्स के जरिए। कार्नेटिक वार के जरिए इन्होंने अपना लीड बता दिया था कि हम ही लीडर हैं यूरोपियंस में। थर्ड पॉइंट, नॉट ओनली रिमूव्ड फ्रेंच, पोर्टुगीज, डच बट ऑल्सो पेव वे टू सिक्योर पॉलिटिकल रीन ऑफ इंडिया। इन्होंने सिर्फ फ्रेंच, पोर्टुगीज और डच को ही डिफीट नहीं किया था, इन्होंने अपने लिए एक रास्ता भी बना लिया था कि ये पूरे इंडिया को पॉलिटिकली लीड करेंगे। इन्होंने अपने लिए एक रास्ता बना लिया था फ्रेंच, पोर्टुगीज और डच को डिफीट करके। पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन बिगेन आफ्टर डेथ ऑफ औरंगजेब। तो क्या हुआ था? औरंगजेब की डेथ के बाद ब्रिटिश एम्पायर डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो गया था, वो बट गया था, लीडर्स के बीच बट गया था। मैनी स्मॉल स्टेट्स विथ लेसर मिलिट्री पावर स्टैब्लिश्ड। बहुत से स्मॉल स्टेट्स में किसी किसी रूलर ने रूल करना स्टार्ट कर दिया था जिनके पास मिलिट्री पावर्स नहीं थी। रूलर्स वर हॉटी एंड इंडल्ज्ड इन लग्जरी। रूलर्स मक्कार टाइप के थे, ये लोग लग्जरी में ज़्यादा लगे हुए थे, इनको लग्जरी से ज़्यादा प्यार था, अपनी कोई नेशनल स्पिरिट नहीं थी, लैक्ड सेंस ऑफ नेशनल स्पिरिट। इनके अंदर एक देश के लिए कोई भावना नहीं थी। ये सब क्या रीजंस थे? ये सब रीजंस थे इन लोगों के फेलियर के और ब्रिटिशर्स के सक्सेशन के। देयर फोर्सेज आर वीक, मिसगाइडेड एंड इनडिसिप्लिन्ड। इनके फोर्सेस कैसे थे? वीक थे, ब्रिटिशर्स के मुकाबले तो वीक थे, मिसगाइडेड थे, इन लोग पता ही नहीं था करना क्या है, अपन को समझ ही नहीं आ रहा था क्योंकि एक सेंट्रल पावर थी नहीं, तो सब लोग मिसगाइड हो रहे थे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इनडिसिप्लिन थे, कोई डिसिप्लिन नहीं था इनकी फोर्सेस में। प्रोमिनेंट आर्म फोर्सेस अफगान, सिख्स, रोहिलास, जाट्स, राजपूत्स वर अगेंस्ट ईच अदर। और मेन रीजन ये भी था कि ये लोग एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ रहे थे, इनको मिलके ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ना चाहिए था, लेकिन ये एक दूसरे से ही झगड़ा ले रहे थे जिसका फायदा उठा रहे थे ब्रिटिशर्स। मुगल एम्परर और पावरलेस, लैकिंग वेल्थ, वीक, रिसोर्सलेस। मुगल एम्परर्स जो औरंगजेब के बाद जो मुगल एम्परर्स आए थे वो लोग पावरलेस थे,
उनके पास पावर नहीं थी, वेल्थ भी नहीं थी, वीक भी थे और रिसोर्सलेस भी थे, ये सब उनकी कमियां थी। ब्रिटिश इनकैश दीज वीकनेस टू पेव वे फॉर सक्सेस। ब्रिटिश ने इसको अपनी सक्सेस में तब्दील कर लिया, इन लोगों की वीकनेस को अपनी सक्सेस के लिए एक रास्ता बना लिया। took full advantage of internal rivalries and political apathy of Indian kings and नवाब्स। इन्होंने पूरा एडवांटेज लिया, पूरा फायदा उठाया जो राइवलरीज, इंटरनल राइवलरीज चल रही थी इंडिया में दो लोगों के बीच में, उसके बीच में जाके इन्होंने अपना फायदा ढूंढ लिया। दो लोगों के बीच में जाते थे, एक के साथ हो जाते थे तो उसको तो उसके साथ हो जाते थे तो अपोजिट साइड को तो डिफीट कर लेते थे, और जिसके साथ हुए हैं उसको भी अपने अंडर ही रखते थे। हेल्प्ड वन टू वीकन अदर एंड लेटर एस्टैब्लिश्ड सुप्रीमेसी ऑन बोथ। एक का साथ देते थे दूसरे को हराने के लिए और फिर दूसरे के ऊपर भी सुप्रीमेसी स्टैब्लिश कर लेते थे। डिवाइड एंड रूल बून प्रूव्ड बून। ये लोग एक दूसरे को, इन्होंने सारे जो हेड्स थे, सारे लीडर्स थे, अलग अलग एम्पायर से इनको डिवाइड करके रखा और फिर उन पे रूल किया। तो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ने इनका बहुत फायदा किया ब्रिटिशर्स का। रीजन ऑफ सक्सेस ऑफ ब्रिटिश। अब ये सब तो रीजंस थे, ये पुराने अपन ने जो पिछली स्लाइड में पढ़े हैं वो रीजंस थे इंडियंस के फेलियर के। अब ब्रिटिशर्स के सक्सेस के रीजंस क्या थे? उनकी लाइट एंड स्मॉल आर्म्स, उनकी जो आर्म एम्यूनिशंस थी वो अच्छी कैटेगरी की थी, अच्छी क्वालिटी की थी, अच्छी क्वालिटी के आर्म्स और एम्यूनिशंस यूज करते थे ये लोग। ट्रेन्ड फोर्सेस, इनकी फोर्सेस बहुत अच्छी तरीके से यूरोपियन स्टाइल में ट्रेंड थी। कैनन्स भी थे इनके पास, ये भी एक इनका फायदा था इंडियंस के ऊपर। पॉलिटिकल एनार्की, डिसइंटीग्रेशन, वीक सेंटर इन 18th सेंचुरी टू कैपिटलाइज ऑन। अब जो इंडिया में पॉलिटिकल एनार्की थी, मतलब अलग अलग रूलर्स अलग अलग जगह पे रूल कर रहे थे, और डिसइंटीग्रेशन भी था, कोई सेंट्रल पावर भी नहीं थी, वीक सेंटर था। तो ये 18th सेंचुरी में ये सब चल रहा था इंडिया में, तो इसके कारण इनको बहुत फायदा मिला। किसको? ब्रिटिशर्स को। पॉलिटिकल एनार्की, वीक सेंटर, इन सब ने किसको फायदा दिया? ब्रिटिशर्स को फायदा दिया। मच वाज एक्सपेक्टेड फ्रॉम मराठास बट दे फेल्ड टू फुलफिल एक्सपेक्टेशंस ड्यू टू देयर इंटरनल होस्टिलिटीज। मराठास से बहुत एक्सपेक्टेशंस थी, उनका बहुत वास्ट एम्पायर था, बट वो भी फुलफिल नहीं कर पाए एक्सपेक्टेशंस को, उन्होंने भी कुछ नहीं कर पाया ब्रिटिशर्स के खिलाफ, क्योंकि वो अंदर ही अंदर एक दूसरे से ही लड़ रहे थे, तो वो क्या कुछ करते ब्रिटिशर्स के खिलाफ। Cause of success was not only their ability but also political weakness of Indian rulers। सिर्फ ब्रिटिशर्स की एबिलिटी नहीं थी जिसने उनकी सक्सेस को अंजाम दिया, ये अपने इंडियन रूलर्स की वीकनेस भी थी, पॉलिटिकल वीकनेस, क्योंकि इंडियन रूलर्स एक दूसरे से ही लड़ने में टिके हुए थे, तो इसका फायदा कौन उठा रहे थे? ब्रिटिशर्स उठा रहे थे। तो ये भी एक रीजन था ब्रिटिशर्स की सक्सेस का इंडिया में। So we have completed part 2 of this chapter. Thank you for watching.